नमस्कार। आज हम दो बिल्कुल अलग ध्रुवों की कहानियों पर बात करेंगे जो हाल ही में काफी चर्चा में रही। जी। पहली कहानी है चीन के एक नए एआई मॉडल डीप सीक की। इसने आते ही मतलब एआई की दुनिया और शेयर बाजार में काफी हलचल मचा दी है। बिल्कुल। और दूसरी कहानी वो एक बेहद दुखद घटना से जुड़ी है, एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का क्रैश। हाँ, तो हम देखेंगे कि इन दोनों मामलों पर हमारे पास जो जानकारी है उससे क्या अहम बातें सामने आती हैं। बिल्कुल। डीप सीक से शुरू करते हैं। 20 जनवरी 2025 को चीन की एक रिसर्च लैब ने इसे लॉन्च किया और आते ही दावा कर दिया कि एक गणित और तर्क के मामले में OpenAI के चैट GPT-o1, मेटा के लामा और गूगल के जेमिनी एडवांस जैसे जो बड़े नाम हैं, उनसे भी आगे हैं। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात तो शायद इसकी लागत है। सुना है सिर्फ $5.6 मिलियन। हाँ बिल्कुल, सिर्फ 5.6 मिलियन, जबकि अमेरिकी कंपनियां तो अरबों डॉलर खर्च कर रही हैं। तो ये कैसे मुमकिन हुआ? क्या ये सिर्फ पैसे बचाने वाली बात है या चीन के टेक इकोसिस्टम में कुछ अलग ही चल रहा है? ये सवाल बहुत अच्छा है। देखिए, इसे बनाने वाले लियांग विनफेंग एक 40 साल के उद्यमी हैं और उनका मकसद पैसा कमाना नहीं था, बल्कि वो वैज्ञानिक जिज्ञासा थी। टीम भी बहुत छोटी थी, करीब 200 लोग, और उनमें ज्यादातर चीन की टॉप यूनिवर्सिटीज के PhD छात्र थे जिनकी उम्र 30 साल से कम थी, लगभग 95%। सिर्फ 200 लोग? ओपन एआई में तो मेरे ख्याल से 3,500 से ज्यादा लोग हैं। हाँ बिल्कुल, ये दिखाता है कि शायद बड़े बजट से ज्यादा वो फोकस और युवा टैलेंट भी कमाल कर सकता है। और इसकी तकनीक वो भी काफी एडवांस बताई जा रही है, कुछ चेन ऑफ थॉट जैसी चीजें। हाँ, चेन ऑफ थॉट का मतलब है कि ये एआई जवाब देने से पहले एक तरह से अपनी सोचने की प्रक्रिया दिखाता है, जैसे कोई इंसान किसी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए सोचता है, स्टेप बाय स्टेप। और इसकी एक और खासियत है, मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स आर्किटेक्चर। मिक्सचर ऑफ एक्सपर्ट्स, ये क्या है? इसे ऐसे समझिए जैसे किसी बड़े काम के लिए पूरी सेना बुलाने की बजाय आप सिर्फ उस काम के माहिर सिपाही को ही बुलाएं। अच्छा, तो ये एआई मॉडल भी सिर्फ जरूरत के हिसाब से अपने पैरामीटर्स को एक्टिवेट करता है। इससे ये तेजी से और कम ऊर्जा में काम करता है। और इसका असर तो तुरंत दिखा। लॉन्च होते ही अमेरिका और भारत में सबसे ज्यादा डाउनलोड होने वाला ऐप बन गया। हाँ, और अमेरिकी टेक बाजार पर इसका बड़ा असर पड़ा। खासकर एनवीडिया जो एआई चिप्स बनाती है, उसके शेयर एक ही दिन में 17% गिर गए। बाप रे, 17% एक दिन में? जी, लेकिन ये परफेक्ट नहीं है। जैसे जवाब देने में ये चैट GPT-o1 से लगभग 2 गुना समय लेता है, करीब 71 सेकेंड। ओह, ये तो काफी ज्यादा है। O1 का कितना है? O1 का करीब 31 सेकंड है। और सबसे बड़ा मुद्दा है सेंसरशिप का। हाँ, वो तो चीन के साथ अक्सर जुड़ता है। बिल्कुल, चीन सरकार तियानमेन स्क्वायर, शी जिनपिंग की आलोचना या ताइवान जैसे जो संवेदनशील मुद्दे हैं, उन पर ये एआई बस जवाब देने से इनकार कर देता है, चुप हो जाता है। पर इसका पोर्ट तो ओपन सोर्स है ना, मतलब कोई भी इसे इस्तेमाल कर सकता है, बदल सकता है। सही कहा। परप्लेक्सिटी एआई और माइक्रोसॉफ्ट जैसी कंपनियों ने तो इसे बिना सेंसरशिप के अपने प्लेटफॉर्म पर डाला भी है शायद। हाँ, ये बात सही है। और इसी वजह से कुछ लोग इसे ओपन एआई, जिसे मजाक में क्लोज्ड एआई भी कहते हैं, उससे ज्यादा ओपन मान रहे हैं। हालांकि ओपन एआई का आरोप है कि डीप सीक ने उन्हीं के मॉडल का इस्तेमाल करके खुद को ट्रेन किया है। अच्छा, ये भी एक एंगल है। हाँ, पर ये भी देखना होगा कि ओपन एआई खुद भी तो कॉपीराइट उल्लंघन के कई मुकदमों का सामना कर रहा है। सही बात है। एक और दिलचस्प बात है, अमेरिका ने चीन पर चिप एक्सपोर्ट के प्रतिबंध लगाए थे, तो डीप सीक टीम को पुराने कम पावरफुल चिप्स के साथ काम करना पड़ा। तो शायद इसी मजबूरी ने उन्हें सॉफ्टवेयर को और ज्यादा बेहतर और ज्यादा एफिशिएंट बनाने पर फोकस करने के लिए मजबूर किया। तो ये तो हुई डीप सीक की कहानी, तकनीक की असीम क्षमताएं। लेकिन अब आते हैं दूसरी तरफ, जहां तकनीक की विफलता कितनी भयावह हो सकती है। एयर इंडिया फ्लाइट AI 171 का दुखद हादसा। जी, बहुत ही दुखद। 12 जून 2025 अहमदाबाद से लंदन जा रहा बोइंग 787 ड्रीम लाइनर टेक ऑफ के सिर्फ 34 सेकंड बाद क्रैश हो गया। 34 सेकंड?
टेक ऑफ के तुरंत बाद? हाँ, विमान एयरपोर्ट से ज्यादा दूर नहीं, करीब 1.5 किलोमीटर दूर एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पे गिरा। विमान में 242 लोग थे और उनमें से सिर्फ एक यात्री ही बच पाया। सिर्फ एक? और जमीन पर भी कई लोगों की जान गई। जी। और चिंता की बात यह है कि उसी दिन सुबह जब यही विमान दिल्ली से अहमदाबाद आया था, तो एक यात्री ने शिकायत की थी कि विंग फ्लैप्स अजीब तरह से हिल रहे थे और एसी और एंटरटेनमेंट सिस्टम भी काम नहीं कर रहे थे। ओह, ये तो गंभीर बात है। क्रैश से ठीक पहले पायलट का कुछ मैसेज भी आया था? का लैंडिंग गियर नीचे था, जो टेक ऑफ के बाद ऊपर हो जाना चाहिए था। विंग फ्लैप्स बंद थे, जबकि टेक ऑफ के लिए वो खुले होने चाहिए। और सबसे अहम, रैम एयर टर्बाइन यानी RAT खुली हुई थी। RAT? वो तो तभी खुलती है जब विमान की पूरी बिजली चली जाए, है ना? एक तरह का इमरजेंसी बैकअप। बिल्कुल। RAT का खुलना, पायलट का वो मैसेज और जो एकमात्र यात्री बचा उसका बयान भी कि उसने तेज आवाज सुनी, लाइटें टिमटिमाने लगी, ये सब इसी और इशारा करते हैं कि शायद विमान का इंजन या पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम ही फेल हो गया था। तो इसके पीछे क्या वजह हो सकती हैं? सूत्र कई संभावनाओं का जिक्र कर रहे हैं। जी, कई थ्योरीज हैं। पहली है फ्यूल कंटामिनेशन, मतलब ईंधन में पानी या कोई और गंदगी आ गई हो जिससे इंजन में ब्लॉकेज हो गया। अच्छा। खबरों में ये भी आया कि उस दिन विमान में फ्यूल भरने में सामान्य से ज्यादा समय लगा था। दूसरी संभावना, टोटल इलेक्ट्रिकल फेलियर। हो सकता है स्टार्टर जनरेटर फेल हो गए हो, जिससे इलेक्ट्रॉनिक इंजन कंट्रोल ने काम करना बंद कर दिया हो। ड्रीमलाइनर में पहले भी बैटरी की दिक्कतें आई थी ना? हाँ, 2013 में तो बैटरी ओवरहीटिंग की समस्याओं की वजह से पूरी ड्रीमलाइनर फ्लीट को ग्राउंड भी करना पड़ा था। और तीसरी संभावना, कोई मैकेनिकल खराबी, या तो बनाने में कोई कमी रह गई हो या फिर रखरखाव में लापरवाही। ये भी एक अहम एंगल है। ये विमान 11 साल पुराना था और इसमें पहले भी फ्यूल लीक और बैटरी ओवरहीटिंग जैसी समस्याएं आ चुकी थी। जी, और इसका रखरखाव AISL कर रही थी, जो एक सरकारी कंपनी है। यहाँ बोइंग पर भी सवाल उठ रहे हैं ना? ड्रीमलाइनर के निर्माण को लेकर पहले भी आरोप लगे हैं। हाँ, गंभीर आरोप। कई विसल ब्लोअर्स ने कहा है कि पार्ट्स को गलत तरीके से जोड़ा गया, सुरक्षा चिंताओं को नजरअंदाज किया गया। एक पूर्व क्वालिटी मैनेजर सिंथिया किचन्स, उनका बयान भी था। हाँ, सिंथिया किचन्स ने कहा कि 2012-13 में एयर इंडिया को जो कुछ ड्रीमलाइनर डिलीवर किए गए थे, उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी और ये दुर्घटनाग्रस्त विमान भी उसी दौरान जनवरी 2014 में ही डिलीवर हुआ था। ये तो काफी चिंताजनक बात है। और एयर इंडिया के अपने रखरखाव के रिकॉर्ड और पायलटों की थकान जैसे मुद्दे भी हैं। जी, सुरक्षा ऑडिट में भी कुछ अनियमितताओं की खबरें आई थीं। तो लगता है जैसा ज्यादातर विमान हादसों में होता है, यहाँ भी शायद कई कारण एक साथ जिम्मेदार हों, कोई एक अकेली वजह नहीं। बिल्कुल, जांच अभी जारी है और उम्मीद है कि पूरी सच्चाई सामने आएगी। तो आज हमने ये दो बहुत अलग तरह की कहानियों को देखा। एक तरफ डीप सीक जो तकनीक के चौंकाने वाले भविष्य की एक झलक देता है, और दूसरी तरफ एयर इंडिया हादसे के रूप में तकनीक की विफलता का वो दुखद परिणाम और उससे जुड़े कितने सारे जटिल सवाल। हाँ, ये दोनों ही मामले हमें याद दिलाते हैं कि चाहे वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो या हवाई जहाज उड़ाने की तकनीक, सुरक्षा, पारदर्शिता और जवाबदेही कितनी ज्यादा महत्वपूर्ण है। बिल्कुल, और ये सोचने पर भी मजबूर करते हैं कि डीप सीक जैसी तकनीक सच में ज्ञान और क्षमता को सबके लिए आसानी से उपलब्ध करा पाएगी, बिना किसी छुपी हुई कीमत के। और एविएशन इंडस्ट्री में भविष्य में ऐसी त्रासदियों को रोकने के लिए निर्माताओं, एयरलाइनों और रेगुलेटर्स को सामूहिक रूप से क्या ठोस सबक सीखने होंगे और क्या कदम उठाने होंगे, यही बड़े सवाल हैं।